तो फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ डॉक्टर किरण गीते। आई एम ए रेडियोलॉजिस्ट। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, नासिक के पंचवटी इलाके में प्रैक्टिस करता हूँ। और मेरे पार्टनर डॉक्टर योगेश जोशी के साथ हमारा एक फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म भी है जिसका नाम है विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन। तो विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन के थ्रू हम काफी सारे वीडियोस बनाते हैं, हमारे कोचिंग क्लासेस भी है। तो हमें काफी सारे सवाल आए थे और वो आईटी सेक्टर से रिलेटेड थे। पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा जो डाउट्स पूछे गए वो रिलेटेड टू आईटी सेक्टर्स थे। तो इंडिविजुअली सबको जवाब देना तो वो थोड़ा टेडियस हो जाता है, वो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने और योगेश सर ने बात की कि हम एक लाइव सेशन लेते हैं और जो भी है ये सेक्टर के ऊपर थोड़ा डेटा एनालिसिस करके हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हम सामने रख देते हैं। तो विल स्टार्ट, है ना। तो अभी हुआ क्या, मतलब क्यों हमें आईटी सेक्टर के बारे में इतना सोचना पड़ रहा है, क्योंकि इसके बारे में सेशन लेने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसकी स्टार्ट हुई मेरे ख्याल से फेब में, जो एंथ्रोपिक ने जो क्लाउड मॉडल उनका जो इंट्रोड्यूस किया। तो उन्होंने दावा किया कि ये जो क्लाउड मॉडल है ये जो आईटी का वर्कफ्लो है ये खुद मैनेज कर सकता है, ये सेल्फ सफिशिएंट है। तो ये जो न्यूज है वो यूएस से लेके पूरे दुनिया में फैल गई और उसके बाद इन्वेस्टर्स में पैनिक फैल गया। और ये पैनिक फैलने की वजह से आईटी में सेलिंग चालू हुआ और सेलिंग काफी सीवियर था। अगर आपने देखा तो आईटी सेक्टर इट इज मोर देन 30% डाउन। मेरे ख्याल से तो इन्फोसिस और टीसीएस दे आर ऑलमोस्ट 40 to 50% डाउन। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है ना। जो ब्लू चिप स्टॉक्स है, आईटी इन्फोसिस ले लो, टीसीएस ले लो, तो ये क्रैश भी होता है तो ज्यादा से ज्यादा 25-30% इतना ही गिरते हैं। तो ये सेल अप काफी सीवियर था। तो ये सीवियर सेल ऑफ की वजह से एक डर पैदा हुआ कि क्या आईटी कंपनीज का वक्त खत्म हो गया, क्या उनका प्राइम अभी इट इज अ थिंग ऑफ स्टोरी ऑफ पास्ट। और लोगों का काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आईटी सेक्टर में है ना। अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी अगर आपके जो होते हैं, अगर आप उनसे बात करोगे तो आपके पोर्टफोलियो का सबसे ज्यादा एलोकेशन ये आईटी सेक्टर को ही किया जाता है। और ये आईटी सेक्टर डाउन होने की वजह से पोर्टफोलियो भी काफी डाउन हो गया। तो आप आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो थ्रेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आईटी सेक्टर के ऊपर मंडरा रहा है, तो ये सच है या झूठ है। अगर ये सच है तो इसमें कितना रियलिटी कितना है, उसमें स्टोरीज कितना है, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर है, ये विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन इट इज एजुकेशनल प्लेटफॉर्म और हम कोई भी ऐसे सलाह नहीं देते कि कोई स्टॉक आप बाय करो या सेल करो। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हमारे प्लेटफॉर्म के हिसाब से हमारा काम है एनालिसिस करना, वो आपके सामने रखना। और हमारा एनालिसिस हमारे स्टॉक मार्केट का जो भी हमारी समझ है, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर हम एडवाइस तो नहीं करते, इसके ऊपर हम एक एनालिसिस करते हैं और लोगों के सामने रखते हैं। तो हमने एनालिसिस इसके पहले भी किए थे। मतलब ये जो यूएस ईरान वॉर अब चल रहा है, आप हमारे वीडियोस पुराने जाकर देख भी सकते हैं। तो पिछले 2 साल में हमने जितने प्रेडिक्शंस किए इकोनॉमी के ऊपर लेकर, तो वो मोर देन 80% अप टू 90% आवर प्रेडिक्शंस हैव बीन ट्रू। तो हम ये दावा नहीं करते कि हम जो बोलते हैं वो सच होता है या हमारा एनालिसिस 100% सच होता है, लेकिन वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट। तो आज हम पहले समझ लेते हैं कि आईटी सेक्टर में हुआ क्या है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये एंथ्रोपिक का क्लाउड मॉडल आया, ये मॉडल आने के बाद आईटी सेक्टर में हलचल मच गई, इन्वेस्टर्स में पैनिक फैल गया और वो आईटी में सेल ऑफ चालू हो गया। तो आईटी पे इम्पैक्ट कैसे होगा, कितना होगा, ये समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि आईटी कंपनी, जो इंडियन आईटी कंपनीज है, उनका वर्क क्या है, ये कैसे काम करते हैं। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, बैंक है ना। अभी आईटी कंपनीज क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज किसको प्रोवाइड करते हैं, तो बड़े बड़े कंपनीज को, एंटरप्राइजेस को। ये सब बैंक को प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ केयर को प्रोवाइड करते हैं, एनबीएफसी को प्रोवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की सारी कंपनीज या उनको प्रोवाइड करते हैं आईटी सर्विसेज। तो ये आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं, उसके जरिए हम समझ लेते हैं कि आईटी कंपनीज का काम क्या होता है। तो समझ लो एक बैंक है आपके सामने है, ये इंडियन हो या इंटरनेशनल हो। अभी ये बैंक को काम करने क्या क्या लगता है, उनको एक मोबाइल बैंकिंग ऐप लगता है। जैसे आपके फोन पे है, आईसीआईसीआई का ले लो,
HDFC का ले लो, SBI का ले लो, आपके मोबाइल पे ये मोबाइल बैंकिंग ऐप है, ATM सॉफ्टवेयर है, आप ATM यूज करते हो, पैसे निकालते हो, अपने आप आ जाता है कोड डालने के बाद। कस्टमर सपोर्ट है, जैसे कस्टमर सपोर्ट का नंबर होता है, उससे आपको वो एक ऑटोमेटिक कॉल आता है, मैसेज भी आता है, और उनका सॉफ्टवेयर अपडेट। तो देखिए बैंक में जो बैंकिंग सिस्टम है, वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं। तो ये लोग ये काम नहीं कर सकते, है ना, उनका तो काम है ही नहीं ये सब, मोबाइल बैंकिंग ऐप, ATM सॉफ्टवेयर, कस्टमर सपोर्ट या सॉफ्टवेयर अपडेट, ये उनका काम नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये IT कंपनी को हायर करते हैं और बोलते हैं ये सर्विस आप हमें प्रोवाइड करो। तो IT कंपनी ये सर्विस उनको प्रोवाइड करती है। तो IT कंपनी का प्रोफाइल क्या हो गया, टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, डिजिटल मेंटेनेंस। तो कंसल्टेंट के का रोल निभाते हैं और डिजिटल मेंटेनेंस भी करते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट भी करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक हमने जान लिया कि IT कंपनीज काम कैसे करते हैं, इंडियन IT कंपनीज। अभी ये फॉरेन कंपनीज है, ये इंडियन IT सर्विसेज से क्यों हायर करती है? अभी IT नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, यूरोप में भी है, एशिया में भी है, कोरिया, ताइवान, जापान, चाइना, सब जगह है। तो इंडियन IT सर्विसेज क्यों चाहिए उनको? उसका रीजन है ह्यूज टैलेंट पूल, हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत ज्यादा है और वो इफिशिएंट है, काम अच्छा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लोअर कॉस्ट, हमारा IT सर्विस का कॉस्ट ये बहुत कम है, बहुत कम पैसे में ये सर्विसेज वो ग्लोबल एंटरप्राइजेस या कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। उनका जो वर्क शेड्यूल है वो भी 24 आवर उसका होता है, 24 घंटों का रहता है। तो ये तो बोनस बात हो गई, सारे कंपनीज को कम पैसे में सर्विस मिल रही है और कम पैसे में अच्छी सर्विस मिल रही है, अच्छे टैलेंटेड पूल के जरिए, टैलेंटेड लोगों के जरिए। तो उनको रेवेन्यू कैसे मिलता है? जैसे IT कंपनीज में आप देखो, अगर 10,000 एम्प्लॉई है और पर एम्प्लॉय अगर 100 रुपया मिलता है तो हो गए 10 लाख। तो पर एम्प्लॉय उनका जो बिलिंग रेट वो कैलकुलेट होता है। तो IT कंपनीज क्या करती है, जो एक्सपेंसेस रहते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी ले लो, रेंट ले लो, एम्प्लॉयज की सैलरी ले लो, उसके बाद जो भी पैसा बचता है वो कंपनीज का प्रॉफिट होता है। और ये IT कंपनी अगर लिस्टेड है, जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL टेक, अगर वो लिस्टेड है तो ये प्रॉफिट वो स्टेक होल्डर्स में, जो भी इन्वेस्टर्स है उनमें डिविडेंड के रूप में बांट देती है और कुछ प्रॉफिट अपने पास रखते हैं एक्सपेंशन के लिए। तो इस तरह से इंडियन IT कंपनीज का काम होता है। ठीक है, अभी हुआ क्या है, या थ्रेट क्या है? अभी IT कंपनीज को 20 साल 25 साल से इतना अच्छा काम चल रहा था, तो ये थ्रेट क्यों पैदा हुआ? ये थ्रेट पैदा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, जैसे हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है, जैसे हम प्रॉब्लम सोल्विंग होता है, वो हमारे इंटेलिजेंस की तरह हम वो सॉल्व करता है। आर्टिफिशियल मतलब मशीनरी, जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वैसे मशीन प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो हमें लिमिटेशंस है, ह्यूमंस का लिमिटेशन है कि उनका ब्रेन फटीग हो जाता है, फटीग होने के बाद वो काम करना बंद हो जाता है। मशीन का तो ऐसा नहीं है, मशीन तो कितना भी काम कर सकता है। तो जितना भी IT कंपनीज का जो काम है, तो अभी कुछ लोगों का ऐसा मानना है ये सब काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप कर लेगा। जैसे इनिशियल लेवल के काम होते हैं, कोडिंग, टेस्टिंग, ये सब काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वो सब अभी IT कंपनीज के वो जो कोडिंग टेस्टिंग के काम है वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेगा IT कंपनीज के। दूसरा थ्रेट है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेशन, वो ऑटोमेटिकली सब काम हो जाए, जैसे ऑटोमेटिक कार आ गया तो ऑटोमेटिक कार अपने आप चलता है, एडास एडास रहता है, वो सेंस करता है, तो वैसा ऑटोमेशन ये कंपनीज में आ गया। तो दैट इज ऑल्सो थ्रेट टू IT कंपनीज। तो उससे इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? इससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि लेस वर्कफोर्स, जहाँ 100 लोग काम करते थे वहां अभी 30 लोगों के जरिए काम हो जाएगा, तो मतलब 70 लोगों का जॉब तो गया। उसके बाद रिड्यूस प्रॉफिट, प्रॉफिट कम हो जाएगा कंपनीज का। पहले पर एम्प्लॉय बिलिंग होता था, पर एम्प्लॉय बिलिंग कर भी नहीं सकते, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा तो स्टॉक की प्राइस कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी तो इन्वेस्टर का पैसा डूब जाएगा। तो ये थ्रेट है। तो हम समझ लेते हैं कि ये थ्रेट रियल कितना है और परसीव्ड कितना है, जितना लोग समझते हैं उतना सच में है या नहीं। अभी ये देखिए, ये हमारा विजडम फाइनेंशियल का एनालिसिस है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो हम ये दावा नहीं करते कि 100% सही है, लेकिन इसके ऊपर हम सोच जरूर सकते हैं और ये सोच के ऊपर ही हम हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं।
एआई बून है या थ्रेट है, चलो देख लेते हैं। अभी जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस है या कंपनीज है, उनको आईटी कंपनीज से क्या चाहिए? अभी उनको चाहिए एडवांस टूल्स, क्लाउड चाहिए, एआई चाहिए, ऑटोमेशन चाहिए, साइबर सिक्योरिटी चाहिए। जैसे आपने देखा कि साइबर सिक्योरिटी अगर फुल प्रूफ ना हो तो सेकंड्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स गायब हो सकते हैं, ट्रैफिक हॉल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। डिफेंस, स्पेस, बैंकिंग सिस्टम, इसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ सकता है अगर साइबर सिक्योरिटी ना हो। तो क्लाउड होता क्या है? क्लाउड ऐसा एक मतलब एक मॉडल है जिसे आप जरिए आप इंटरनेट से एक कंप्यूटिंग सिस्टम आप हायर कर सकते हो, रेंट कर सकते हो। अगर एग्जांपल देना है तो नेटफ्लिक्स ले लीजिए, जो आपको स्ट्रीमिंग होता है ना कंटेंट, वो क्लाउड के जरिए होता है। तो इतने सारे लोगों को जो डिलीवरी करता है वो क्लाउड के जरिए होता है। तो इससे काम करना काफी आसान हो जाता है और इफिशिएंट भी हो जाता है और प्रिसाइज हो जाता है। तो जैसे आप नेटफ्लिक्स पे सर्च करते हो तो आपको कौन सा मूवी चाहिए, कितना घंटे का चाहिए, आपका जॉनर क्या है, ये सब क्लाउड के जरिए आपको डिस्प्ले हो जाता है और आपको आसानी होती है। जोमेटो के जरिए आपका एड्रेस उस पे होता है, डायरेक्शन में मिल जाता है। तो ये सब काम क्लाउड के जरिए आसान हो जाते हैं। तो अभी ये जो ग्लोबल कंपनीज है उनको आईटी कंपनी से चाहिए क्लाउड सर्विसेज, क्या आप हमें क्लाउड प्रोवाइड, ताकि हमारा काम इफिशिएंटली हो सके और प्रिसाइज हो सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विस भी होनी चाहिए, ऑटोमेशन चाहिए, साइबर सिक्योरिटी भी चाहिए। हमारे इंडियन आईटी कंपनीज के पास क्या है? हमारी स्ट्रेंथ है कि हमारे पास स्केल है। स्केल मतलब क्या? ग्लोबल स्केल। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंपनीज को अगर आईटी सर्विसेज कोई प्रोवाइड करता है तो वो है इंडियन आईटी कंपनीज। तो दिस इज अ वेरी बिग स्केल। दूसरी स्ट्रेंथ क्या है? तो टैलेंट, हमारे पास सॉफ्टवेयर का टैलेंट है, एआई का टैलेंट है, वो काफी ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप, अगर आप देखोगे इन्फोसिस, आईटी, एचसीएल टेक, विप्रो, इनके जो क्लाइंट्स है वो 15-20 साल से कांस्टेंट है। उनका फेथ है उनके ऊपर कि ये सर्विस अच्छे और टाइमली प्रोवाइड करते हैं और इफिशिएंटली प्रोवाइड करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप है। ये 6 महीने, 1 साल में या कोई मॉडल आने के बाद खराब नहीं होती है। ऐसे रीजंस के वजह से वो खराब नहीं होती है। ग्लोबल डिलीवरी सिस्टम जो हमने अभी डिस्कस किया। तो एआई है क्या? देखिए, एआई या इंटेलिजेंस ये एक टूल है और नॉट अ रिप्लेसमेंट। तो टूल का मतलब क्या है? टूल मतलब अभी अगर आसान भाषा में अगर समझाया जा सके तो आप बार्बर रहता है ना, बाल काटने वाला, उसके बाद जो कैंची रहती है वो कैंची का टूल समझ लो। जो कारपेंटर रहता है उसके बाद वो सॉ रहती है कट कर वुड कट करने वाली, तो उसका टूल हो गया। तो ये कैंची को यार, सॉ को ये बार्बर और ये कारपेंटर ये कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, वो काम अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे। तो एआई रिप्लेसमेंट नहीं है, एआई एक टूल है यूज करने का, जिसके जरिए काम आप अच्छा भी कर सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। ये यूज करने वाले के ऊपर डिपेंड है। तो ये कंपनीज को क्या है, उसको उनको चाहिए, कोई तो चाहिए जो ये एआई को उनके सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सके, उनका जो यूजलेस डाटा है वो क्लीन कर सके, एआई को सेव कर सके, उनके एम्प्लॉयज को ट्रेन कर सके और उनके वर्कफोर्स को रीडिजाइन कर सके। तो फ्यूचर आईटी जॉब्स क्या हो सकते हैं? फ्यूचर आईटी जॉब हो सकते हैं एआई इंस्टॉलर, एआई मैनेजर, एआई कंसल्टेंट या एआई सिस्टम इंटीग्रेटर। तो इसे हम अभी आसान भाषा में समझ लेते हैं। अभी देखो, बैंक का एग्जांपल हमने लिया था। तो बैंक में हमने देखा कि वो क्या सर्विस प्रोवाइड करते थे। जैसे टेस्टिंग किया, कोडिंग किया, मोबाइल बैंकिंग ऐप किया, एटीएम का मशीन का भी सर्विस दिया, सॉफ्टवेयर अपडेट किया। तो अभी कंपनीज को क्या जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अभी आईटी कंपनीज क्या जॉब प्रोवाइड कर सकती है? देखिए, उनके पास अगर बैंक को अगर कोई ऐप चाहिए और वो इफिशिएंटली चलना भी चाहिए, तो वो पहले क्या करेंगे? तो पहले एआई कंसल्टेंट हायर करेंगे। उनको बोलेंगे कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, हमें जो लोन प्रोसेस होता है वो लोन प्रोसेस इफिशिएंटली मैनेज करने के लिए हमें एक सिस्टम आप डेवलप करके दो, या हमारे पास ये एआई है, एआई मतलब ये एंथ्रोपिक का क्लाउड ले लो, ओपन एआई ले लो या को पायलट ले लो, तो ये हमारे पास है, ये हमें हमारे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, हमें ये नॉलेज नहीं है टेक्निकल कि ये एआई को कैसे यूज करना है,
तो हमारे सिस्टम के साथ आप ये इंटीग्रेट कर दो। तो एआई कंसल्टेंट उनकी जो जरूरतें है, जो उनकी नीड्स है, वो समझ लेगा। वो समझने के बाद उनके जरूरत के हिसाब से उनको शायद एडवाइस भी करेगा कि कौन सा एआई उन्होंने मॉडल उन्हें यूज करना चाहिए। और फिर ये कंसल्ट करने के बाद कंसल्टेंट ने उनको बोल दिया कि आप ये एआई ऐसे यूज करो और इस तरीके से यूज करो। उसके बाद रोल आता है एआई इंस्टॉलर का। तो एआई इंस्टॉलर क्या करेगा, तो एआई उनके सिस्टम के साथ इंस्टॉल कर देगा, है ना। जैसे आप मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हो, जैसे जोमेटो इंस्टॉल किया, जैसे आपने उबेर इंस्टॉल किया, तो बैंकिंग के वो सिस्टम के साथ वो एआई इंस्टॉलर ये एआई जो है मॉडल वो इंस्टॉल कर देगा। इंस्टॉल करने के बाद रोल आता है एआई मैनेजर का। तो एआई मैनेजर बोलेगा ठीक है, आपका ये पूरा सिस्टम मैं मैनेज करता हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम मेरे को बोलो। उसके बाद एआई सिस्टम इंटीग्रेटर आया, तो वो पूरा सिस्टम हो गया बैंक, एआई सर्विस प्रोवाइडर, और बीच में आ गया एआई सिस्टम इंटीग्रेटर और एआई मॉडल। ये सबको इंटीग्रेट करने का काम अभी एआई का आ गया। जैसे आप ट्रैवल करते हो, करने के टाइम पे आप मेक माई ट्रिप यूज करते हो या इजी ट्रिप यूज करते हो, तो वो क्या करता है कि आपका पूरा ट्रिप ऑर्गेनाइज कर देता है। तो इट इज लाइक ए सिस्टम इंटीग्रेटर। आपको फ्लाइट कहाँ से पकड़ना है, कहाँ जाना है, उधर से आपको कैब कितने बजे आएगा, होटल को कितने बजे तक छोड़ेगा, उसके बाद आपका इटिनरी कैसा रहना चाहिए, आपको कहाँ घूमना है। तो दिस इज सिस्टम इंटीग्रेशन। तो ये सिस्टम इंटीग्रेटर का काम करेगा एआई सिस्टम इंटीग्रेटर। तो देखा आपने, ये एआई मॉडल आने के बाद हमने देखा कि काफी सारे लोगों का जॉब चला गया एंट्री लेवल का। लेकिन जॉब्स कितने क्रिएट हुए, या चार लोग, चार प्रोफाइल है, एआई इंस्टॉलर, एआई मैनेजर, एआई कंसल्टेंट, एआई सिस्टम इंटीग्रेटर। तो ये चार वर्क प्रोफाइल अभी तैयार हो गए। विल गो अहेड, आगे जाते हैं। तो वेयर डू इंडियन आईटी कंपनी स्टैंड। हमारी जो इंडियन आईटी कंपनीज है वो ग्लोबली कहाँ स्टैंड करते हैं एआई को लेके, कि हमारे पास हमारा खुद का एआई मॉडल है? नहीं है। वी डोंट हैव एनी एआई मॉडल, ग्लोबली एक्सेप्टेड एक भी एआई मॉडल हमारे पास नहीं है, और ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन नॉट क्रिएट एआई मॉडल लाइक एंथ्रोपिक, गूगल और ओपनएआई। तो फिर अगर हमारे पास खुद का एआई मॉडल नहीं है या हम क्रिएट कर भी नहीं सकते, तो ऐसा क्यों है? या हमारे आईटी जो टैलेंट है, जो हेड है, वो ये करना नहीं चाहते? अगर करना चाहते क्यों नहीं करना चाहते? देखिए, नंदन नीलेकानी जो को फाउंडर है इन्फोसिस के, शायद आपने उनका नाम सुना होगा। तो ही इज द ब्रेन बिहाइंड आधार कार्ड एंड यूपीआई, है ना। तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने बोला कि हम ये मॉडल तैयार नहीं कर सकते और उसकी जरूरत भी नहीं है। तो ये जो एआई मॉडल्स है उनको एलएलएम लगता है, उसको बोलते हैं हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो ये एलएलएम बनाने वाले यूएस में 5 कंपनीज हैं, चाइना में 5 कंपनीज हैं। तो इन्होंने जो एलएलएम बनाए हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, वो इतने एडवांस है कि अगर अगले 10 साल अगर हम हमें अपग्रेड नहीं करते हैं तो भी हमारा सिस्टम चल सकता है। आप समझ रहे हो? आई रिपीट, ये जो एलएलएम या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स अमेरिकन या चाइनीज टेक कंपनी से क्रिएट किए हैं, अगर उन्हें हम अपग्रेड नहीं करते हैं तो भी अगले 10 साल का हमारा सिस्टम अच्छे से काम करेगा। तो नंदन नीलेकानी सर ये कहना चाहते हैं कि तो हमें ओपन एआई या एआई मॉडल क्रिएट क्यों करना है, उसके ऊपर टाइम वेस्ट क्यों करना है? हमारी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर हम काम करेंगे। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? तो ये टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना लार्ज स्केल पे और चीप प्राइस पे। जैसे आधार कार्ड ले लो, यूपीआई ले लो। देखो आप, आधार कार्ड आ गया तो पूरा डिजिटल आइडेंटिटी आपका क्रिएट हो गया। वो क्रिएट हो गया तो आप बैंक अकाउंट खोल सकते हो, गैस सिलेंडर हो सकता है, रेशन कार्ड हो सकता है। तो उससे जो डुप्लीकेट था वो सारी चीजें बंद हो गई। यूपीआई से आप कहीं से भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। आप देखो ऑनलाइन पेमेंट कितना बढ़ गया है। तो इस बात में दम तो है, हमें एआई मॉडल क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये टेक्नोलॉजी जो है वो लार्ज स्केल पे और चीप प्राइस पे हम वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे, और ये हमने प्रूव भी किया है। हमने डिजिटल सिस्टम बिल्ड की है, आधार और यूपीआई, ये हमने तैयार भी किए है। और दैट इज थिंग ऑफ बिग सरप्राइज फॉर यूएस एंड यूरोप। तो वो अभी ये दे आर इन स्टेट ऑफ शॉक, 150 करोड़ लोगों के लिए ऐसा सिस्टम कैसे क्रिएट किया जा सकता है।
तो दैट इज आवर अचीवमेंट, जो नंदन नीलेकानी सर ने हमारे काफी सारे टैलेंट पूल के साथ ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया. So this is our strength. We cannot build AI model, but you can use it and implement that technology on a large. चलो, तो यहाँ विनर्स कौन है और लूजर्स कौन है? तो लूजर्स वो आईटी कंपनीज है जो चीप मैन पावर आउटसोर्सिंग करते हैं. मतलब यार कम सैलरी पे ले लिया, तो काम भी ज्यादा कुछ नहीं है, काम चलाओ, काम कर लो, आप हो जाएगा. रिपीटेटिव काम, वही काम करना है, रिपीटेटिव कोडिंग, बस वही करना है, बेसिक मेंटेनेंस करना है, बस आगे कुछ करना ही नहीं है. तो ये कंपनीज का जमाना तो गया. अगर आपका पैसा ऐसे कंपनीज में इन्वेस्टेड है तो आपका पैसा डूब गया, है ना. तो इसमें विनर्स कौन है? विनर्स कौन है? तो जिनके स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, जिनके पास काफी सारे ग्लोबल एंटरप्राइज या कंपनीज का काम है, ऐसी आईटी कंपनीज जिनके पास स्ट्रॉन्ग एआई कैपेबिलिटी है, जिन्होंने एआई अभी इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया है और वो एआई के जरिए प्रोडक्टिविटी बढ़ा भी रहे हैं. ग्रोथ इन लार्ज डील्स, जिन कंपनीज के पास बहुत बड़े बड़े ऑर्डर से लार्ज डील्स है, तो ऐसी जो आईटी कंपनीज है वो विनर्स हो सकती है बहुत बड़े पैमाने पर. तो देखिए कैसा होता है, कोई भी अगर शिफ्ट आता है, जनरेशनल शिफ्ट आता है, तो जैसे हमने देखा था कि पहले जो इंसान वो जंगल में रहता था, उसके बाद एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ, तो हजारों साल हम एग्रीकल्चर ही करते थे, खेती करते थे. खेती के टाइम पे बैल का इस्तेमाल होता था, हल चलाते थे. उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद बैल और हल की जो रिप्लेसमेंट है वो ट्रैक्टर ने ले ली. अभी ट्रैक्टर आया तो बैलगाड़ी तो का जमाना तो गया. तो इससे क्या मतलब, पूरा सिस्टम खत्म हो गया, वर्क ही खत्म हो गया. देखिए, ट्रैक्टर आने के बाद एक वर्कफोर्स कैसे क्रिएट हुआ. ट्रैक्टर आने के बाद वो ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर, उसके बाद वो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी, वो ट्रैक्टर के पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज, उसका मेंटेनेंस करने वाला एक गैरेज. तो इतनी बड़ी एक सिस्टम वहां रिप्लेसमेंट में खड़ी हो गई और बहुत ज्यादा लोगों को जॉब मिल गया. तो कहने का मतलब ये है कि नाउ वी आर इन टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन. तो ये पुराने जॉब तो जाएंगे जैसे कोडिंग, टेस्टिंग, लेकिन जो नए जॉब्स आने वाले हैं तो उससे काफी सारा वर्कफोर्स क्रिएट होने वाला है. जैसे हमने आपको बोला, एआई इंस्टॉल करने वाला, एआई सिस्टम इंटीग्रेटर, एआई मैनेजर. तो ये आईटी कंपनीज के अंदर ये सारे जॉब क्रिएशन अभी होते रहेंगे. और ये होने के बाद हमें ये देखना है, अभी प्रॉब्लम ये है कि जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस या कंपनीज है, जैसे बैंक का हमने एग्जांपल लिया, तो वो अभी ये पुराने तरीके से ही चल रहे हैं. मतलब उनके पास जो भी सिस्टम है दैट इज 20-25 ईयर ओल्ड सिस्टम. तो डाटा भी काफी पुराना है, सेफ्टी कितनी मालूम नहीं. तो आपको लगता है मतलब कोई एआई मॉडल उन्होंने खरीद लिया, सिस्टम में डाल दिया, तो अपने आप ये सब बग्स वो साफ कर देगा? ये पॉसिबल ही नहीं है. एक 20-25 साल से कोई सिस्टम चल रहा है, उसे एआई ने अपने आप पूरा क्लियर कर दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. वहां एआई इंजीनियर्स ही लगेंगे जो ये सिस्टम मैनेज कर सकते हैं. ये हमारा मानना है. एआई इंजीनियर्स के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता. तो यहाँ ये जो काम है आईटी सर्विसेज को ही करना पड़ेगा. तो कंपनीज, जो बड़ी आईटी कंपनीज है, वो ऐसे आराम से रिप्लेस नहीं होगी कि उनका काम किसी एआई मॉडल ने ले लिया और उनका काम खत्म हो गया. ऐसा तो नहीं होगा. ये काम आईटी सर्विसेज को ही करना पड़ेगा. तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस और ये आईटी कंपनीज, ये दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे. ये एक साथ मिलकर काम करने का उनका जो मिडलमैन होगा एआई होगा, एआई मॉडल होगा. ये एआई मॉडल को इम्प्लीमेंट करने का काम आईटी सर्विसेज करेगी. आईटी सर्विसेज ये काम करने के बाद उन्हें रेवेन्यू जनरेट होगा. तो अभी एज एन इन्वेस्टर हमें ये देखना है आगे चल के, अगले क्वार्टर रिजल्ट जो भी डिक्लेयर होते हैं, तो एआई से कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है आईटी कंपनीज के रिवेन्यू में, टोटल रिवेन्यू में. जैसे आप सोच लो, 100 रुपए का रिवेन्यू जनरेट हुआ, तो उसमें एआई की वजह से कितना जनरेट हुआ है और वो बढ़ रहा है या नहीं. जैसे ये क्वार्टर में अगर 30 रुपए जनरेट हुआ, तो अगले क्वार्टर में वो 20 रुपए होगा या 40 रुपए होगा.
तो हमें ये ट्रैक करना पड़ेगा। तो अगले 1.5 से 2 साल, कम से कम 1 साल तो हमें यही ट्रैक करना पड़ेगा कि ये आईटी कंपनीज एआई मॉडल को कैसे एक्सेप्ट करती है, ये एआई मॉडल्स को सिस्टम के साथ कैसे इंटीग्रेट करती है, उसकी वजह से जो कंपनीज को वो सर्विस दे रही है उनके कंपनीज के प्रोडक्टिविटी में कितना मुनाफा हो रहा है, इफिशियंसी कितनी बढ़ रही है, और उसकी वजह से उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है या नहीं। तो ये हमें ट्रैक करना पड़ेगा। अगर ये बढ़ता है, आईटी सर्विसेज का ऑर्डर्स अगर उनके डील, बड़े बड़े डील से वो कांस्टेंट रहते हैं या बढ़ते हैं, उनका रेवेन्यू अगर बढ़ता है, उसके साथ रेवेन्यू थ्रू एआई अगर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आईटी सेक्टर इज हियर टू स्टे। स्ट्रॉन्ग आईटी कंपनीज विल डिलीवर अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। इंडिया नोज इट्स स्ट्रेंथ। इंडियन आईटी कंपनीज को अपनी स्ट्रेंथ मालूम है। और दूसरी बात, इसके पहले हम लोग डिपेंड थे यूएस और यूरोप मार्केट के ऊपर। वहां की जो कंपनीज थी वो हमारी सर्विसेज हायर करती थी। अभी इंडियन मार्केट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग मार्केट। हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, मेक इन इंडिया बढ़ रहा है। तो अगले 15-20 सालों में इंडियन एंटरप्राइज या कंपनीज को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आईटी सर्विसेज की। तो काफी सारा रेवेन्यू ये इंडियन कंपनीज के जरिए ही आईटी कंपनीज को जनरेट होगा। वहां हमें डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी या बहुत कम डिपेंडेंसी रहेगी यूएस और यूरोप के ऊपर। दिस इज आवर एनालिसिस। हमने काफी सारे आईटी सेक्टर के लोगों से बात की, काफी सारे बिजनेस स्टैंडर्ड्स के आर्टिकल्स पढ़े, वीडियोस भी देखे, तो मिक्स इंफॉर्मेशन मिली। लेकिन हमारा जो भी स्टॉक मार्केट में नॉलेज है, बिजनेस की जितनी भी हमारी समझ है, उसके हिसाब से हमें ये लग रहा है अच्छी आईटी कंपनी सर्वाइव करेगी और बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव करेगी। तो बेसिकली ये था हमारा एनालिसिस। वी डोंट प्रीच दैट इट इज 100% राइट एंड इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बट हम लोग ये सोच के साथ ही आगे बढ़ने वाले हैं और हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा आईटी सेक्टर में, ये सोच के ऊपर ही रहने वाला है। तो आई थिंक जितना भी हमें पता था, जितना भी हमारे पास एनालिसिस था, वो हमने आपके सामने रखा है। तो अगले बार हम और एक टॉपिक लेके आएंगे